Hello everyone. Yes, this is Sovin sir and welcoming you all in your channel that is all about physics and chemistry. बच्चे हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर और आज हम लेने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 9। क्या सीखेंगे लेक्चर नंबर 9 में? तो लेक्चर नंबर 9 में बच्चे थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो मैं कंप्लीट करूंगा और एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने के लिए। तो टोटल 10 लेक्चर इसको लगने वाले हैं, जिसमें से ये मेरा 9वां लेक्चर चल रहा है। तो हम इस चैप्टर के बहुत नजदीक आ चुके हैं। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा बच्चे, वैसे मैं एक नए चैप्टर की तरफ जंप करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लास 11th। तो जितने भी 11th क्लास के बच्चे अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए और अलर्ट मोड में हो जाइए इस लेक्चर को समझने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा थियरी होगा, आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा, छोटा सा थियरी है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हालांकि ये कंसेप्ट आपने कहीं ना कहीं 10th में भी किया होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैं दिखाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। पहले उसका मीनिंग समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान देना बच्चे, एक एक चीज को समझते चलो, बहुत इजी होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बात करने वाला हूं मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो दिखाता हूं मैं आपको। तो जब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अज्यूम करके चलो कि आप क्या कर रहे हो बच्चे, ए और बी लिया है आपने और उसमें आप सी मिला रहे हो। ध्यान देना जरा, ए बी एक कंपाउंड है और सी एक अलग कंपाउंड है। ठीक है, अब उसमें आप क्या कर रहे हो, उसको मिला रहे हो। तो आप ये देखते हो कि जो ए बी वाला रिएक्शन है, जो ए बी पूरा एक कंपाउंड है, जब उसमें आप सी मिलाते हो तो रिएक्शन के बाद आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता हुआ नजर आता है। आपको आंसर मिलता है ए सी और ये बी बाहर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि इस बी को इस सी ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। मतलब बी को बाहर निकाल दिया, सी उसकी जगह पे आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कोई एक एटम या कोई एक आयन बाहर जाएगा बच्चे, उसकी जगह पे कोई दूसरा जो थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव होगा वो एलिमेंट या वो एटम या वो आयन क्या होगा, उसकी जगह पे आ जाएगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि भाई कोई भी एक एटम आयन होगा एलिमेंट का, वो क्या होगा बच्चे, किसी दूसरे वाले को रिप्लेस करेगा। मतलब यहाँ पे ये सी है जो थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव होगा और ये सी क्या करेगा, इस बी वाले को जो कम रिएक्टिव कर रहा है, जो कम रिएक्शन दिखा रहा है, उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है किसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जो प्रॉपर एग्जांपल आप लेते हो एग्जाम में। आपने ले लिया बच्चे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका, एक एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया, एक सॉल्ट जैसा नेचर दिखाता है। कॉपर सल्फेट आपने लिया है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। इसमें आपने क्या मिला दिया, इसमें आपने आयरन मिला दिया। अब आपको पहले मैं बता दूं कि जो कॉपर एलिमेंट होता है और जो आयरन एलिमेंट होता है, इन दोनों में जो आयरन होता है बच्चे, ये हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, चलेगा। तो कॉपर सल्फेट में जब आप ये आयरन मिलाएंगे तब क्या होगा आपका आंसर, कि जो कॉपर होगा अब यहां से क्या होगा बच्चे, बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे कौन आ गया, उसकी जगह पे ये Fe आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह पर उस बंदे को हटाकर उसकी जगह ले लेना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोलो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा भाई FeSO4 बन गया और ये बन जाएगा आपका Cu बाहर। बहुत से लोगों को डाउट आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा किसकी रिएक्टिविटी कितनी है, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलने वाला है, तो हम अपने मन से एग्जांपल ले भी नहीं सकते। जो आप एग्जांपल पढ़ाएंगे वही हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे। आपको मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट की, वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रिक के थ्रू समझा देता हूँ। बहुत ईजी है, ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा। पहले मैं सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ जो हम सीखने वाले। 10th में भी ये था, आपको याद होगा शायद। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ कटे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए वही होती है कि अगर कुछ कट गया तो कोई मतलब नहीं होता है फिर। ठीक है, वापस से मैं जरा ट्रिक लिख देता हूँ, जरा ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वापस से मैं लिख रहा हूँ बच्चे, क्योंकि नीचे का थोड़ा सा पार्ट कट रहा है, नीचे का थोड़ा सा पार्ट कट रहा है। तो वापस से मैं ट्रिक को यहाँ पे समझाऊंगा। मैंने ट्रिक कभी समझाया नहीं है, वापस से पूरा एलिमेंट लिखता हूँ और आपको ट्रिक समझाता हूँ। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा है। चलो, अब मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा अच्छे से। सारे एलिमेंट जो है बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। कैसी रिएक्टिविटी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और जो सबसे नीचे है बच्चे
उसकी रिएक्टिविटी कम है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है बच्चे, नीचे जाने पे क्या होगा बच्चे बोलो, डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा बच्चे, रिएक्टिविटी डिक्रीज होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए कि भाई रिएक्टिविटी क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। चलो मैं बात करने वाला हूँ कि सर ये ट्रिक जरा बता दीजिए फटाफट। यस मैं ट्रिक जरूर बताऊंगा। ध्यान से देखो जरा ट्रिक क्या है। ये जो मैंने रिएक्शन किया बच्चे इसी के बेस पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कॉपर जो होगा आपका कहाँ पे बच्चे, यहाँ पे, और आयरन कहाँ पे बच्चे, आयरन थोड़ा सा ऊपर है, मतलब आयरन हाईली रिएक्टिव हुआ, कॉपर लेस रिएक्टिव हुआ। तो जो कॉपर का सोल्यूशन होगा उसमें आयरन क्या करेगा, इसको आसानी से रिप्लेस कर सकता है। तो पहले जरा मैं ट्रिक बता लेता हूँ और फिर वापस से डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है मैं लिखा के दूंगा आपको। ट्रिक बच्चे कुछ इस तरह से कि एक छोटा सा बच्चा है, ध्यान देना, सिचुएशन जरा समझो पहले। इसमें दो पार्ट में मैंने ट्रिक को डिवाइड किया हुआ है। एक छोटा सा बच्चा है जो क्या कर रहा है, बहुत सारा बोलते हैं ना गॉड को या भगवान को या फिर अल्लाह को बुलाने के लिए क्या कर रहा है बच्चे, तपस्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, ठीक है, जो भी आप बोलो, जब कर रहा है, ठीक है। जब वो तपस्या पूजा जब जो भी करता है और भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं बोल बच्चे तुझे क्या चाहिए, तुम इतना प्रैक्टिस या फिर इतनी जो पूजा है, इतनी जो तपस्या है वो क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, बच्चा टेंशन में आ जाता है कि यार मैं क्या मांगूँ, मैं बहुत सारा पैसा मांग लूँ, या मैं कोई बंदा मांग लूँ जो होमवर्क करा के दे, या कुछ ऐसा मांग लो जो मेरे घर का सारा काम कर दे, क्या मांगू क्या मैं। तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो वो घर पे जाता है और घर पे जाके अपने मम्मी डैडी से पूछता है कि मैंने पूजा किया था, मैंने मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ी थी, आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो जो अल्लाह आए थे या जो भगवान आए थे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे क्या मांगना चाहिए आप ज़रा मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि क्या मांगना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूज हुआ। तो जब वो लड़का अपने माँ बाप से, अपने मम्मी डैडी से जब बोलता है कि क्या मांगना चाहिए, बच्चे जो स्टेटमेंट बोलता है वो स्टेटमेंट एक्चुअल में ये एलिमेंट का नाम बोल देता है। क्या बोलता है वो, एलिमेंट का नाम बोलता है। क्या बोलता है जाके बच्चा घर पे बोलता है, कहो ना क्या मांगू अल्लाह जी से। कुछ समझा बच्चे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, कहो ना क्या मांगू अल्लाह जी से। यहां तक हो गया सबको। तो यहां तक आपका ट्रिक रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। मैं लिखा नहीं रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं ताकि आप आराम से पॉज करके खुद से बना सकते हैं नोट्स में। कहो ना क्या मांगू अल्लाह जी से, क्लियर है। अब यहां तक आपको एलिमेंट का क्या मिल गया बच्चे, रिएक्टिविटी ऑर्डर मिल चुका है कि के मतलब पोटेशियम जिसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, और जिंक मतलब जेड मतलब जिंक जिसका रिएक्टिविटी फिलहाल आपको कम दिख रहा है। अब आते हैं यहां से, यहां का एक नया सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि ये आजकल के सिचुएशन के ऊपर है। आप देख रहे हो कि आजकल जो लव अफेयर चल रहे हैं वो सबके सब फेसबुक पे चल रहे होंगे, ठीक है। फेसबुक पे बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, लाइक करने लगे और बाद में बात आगे बढ़ने लगती है, बराबर ना। तो उसी के ऊपर मैंने ये ट्रिक बनाया आपके लिए। FE से आप वर्ड यूज करेंगे फेस, चलेगा। FE से वर्ड क्या यूज करेंगे, फेस। देखो मैं इस तरह से ले रहा हूँ, FE मतलब फेस, ये B मतलब बुक, P मतलब पर। देखो मैंने कैसे किया, फेसबुक पर, कुछ जा रहा है बच्चे दिमाग में, फेसबुक पर। CU मतलब क्यों, HG मतलब होता, AG मतलब एतबार। बोलो समझ में आया। तो आप सिंपल सा क्या बोलेंगे कि भाई आजकल लोगों को फेसबुक पे इतना प्यार क्यों हो रहा है, इतना एतबार क्यों आ रहा है, इतना एतबार क्यों होता है। तो आपका ट्रिक किस तरह से बन जाएगा, फेसबुक पर क्यों होता एतबार। कुछ जा रहा है बच्चे दिमाग में, फेसबुक पर क्यों होता एतबार। और लास्ट में आता है AU मतलब गोल्ड। वो तो ऑफकोर्स बच्चे गोल्ड जो होता है ये बाय डिफॉल्ट आप याद ही कर लो भाई, सबसे महंगी चीज होती है और महंगी चीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है, बराबर ना। तो उसको हमेशा एंड में रखा जाता है, एंड में रखते हैं क्योंकि भाई ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो गोल्ड को सबसे एंड में रखते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड को हम यूज करते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में, क्यों करते हैं, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। आप चाहे यहाँ जाओ चाहे कहीं और पे जाओ, आप अगर समझो महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र के बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चांदी होता है, जो सिल्वर होता है, वो काला पड़ने लगता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंज, हवा की नमी की वजह से। या आप अपने नेटिव प्लेस जा रहे हो तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी मम्मी या फिर जो आपकी सिस्टर, उसके जो हाथ में गले में जो चांदी का चीज़ होगा या चांदी का जो ज्वेलरी होती है वो उसमें काले पड़ने लगते हैं, दाग लगने लगता है। क्यों 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 ऐसा होता है बच्चे, क्योंकि चांदी का रिएक्टिविटी कंपेयर टू सोना, कंपेयर टू गोल्ड ज़्यादा होता है और वो रिएक्शन करता है हवे से, और हवे से रिएक्शन करके क्या करता है वो ब्लैक PPT बना देता है, तो वो ब्लैक कलर का कोटिंग लगने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चांदी जो होता है, जो सिल्वर होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन गोल्ड ऐसा नेचर नहीं दिखाता है। गोल्ड को काला पड़ते हुए आप नहीं देखेंगे। हाँ, गोल्ड नकली है तो वो अलग केस है, लेकिन अगर आपका प्योर गोल्ड है तो वो रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। सबको समझ में आ रहा है। ये पूरा ट्रिक मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया है। पहले पार्ट में एक छोटा से बच्चे की स्टोरी मैंने लिया था, दूसरे पार्ट में जो आज की करंट सिचुएशन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहले ट्रिक में था भाई कहो ना क्या मांगू अल्लाह जी से, दूसरे ट्रिक में था फेसबुक पर क्यों होता एतबार, चलेगा, और लास्ट में आप AU जोड़ देना। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को, आप अपने आप से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, जरा चेक कर लो,
एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे ले लिया, समझो एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ ZnSO4, इसमें मैं क्या Mg मिला सकता हूँ? ऑफकोर्स मिला सकता हूँ। देखो आप अपने आप से एग्जाम्पल ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि जिंक सल्फेट जो होगा उसमें जिंक की रिएक्टिविटी कम होगी, तो इस कम वाले को कौन कौन हटा सकता है? ज्यादा वाला हटा सकता है। ज्यादा इसके ऊपर कौन है? मैग्नीशियम मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे आंसर बन जाएगा MgSO4 और बाहर क्या निकल गया? जिंक बाहर निकल गया। बोलो समझ में आ रहा है? ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है बच्चे? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये एग्जांपल आप एंट्री कर सकते हैं, राइट। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन जो मैंने बोला वही है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। आयन, एटम, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में से कोई भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल, उसके जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट का जो आयन होगा, एटम होगा, क्या होगा? अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाएगा बाय अदर एटम या आयन। बस यही आपका डेफिनेशन है। तो उसको जरा मैं प्रॉपर वर्डिंग में यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपके लिए, चलेगा? नीचे वापस एक एग्जाम्पल दिखा दूंगा ताकि आप कंफर्टेबल जोन में रहें। तो मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट हाफ मैंने जो बताया उसमें मेरा पूरा फोकस था रिएक्टिविटी के बारे में। रिएक्टिविटी ट्रिक आपको आना चाहिए। अब चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नजरें बिल्कुल स्क्रीन की तरफ रखो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको हर एक चीज समझ में आएगी। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं बच्चे, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। चलो अब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट के प्रॉपर डेफिनेशन की। तो क्या है प्रॉपर डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन, मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन, defined as the reaction in which displacement reaction is defined as the reaction in which an ion or atom in a compound is replaced by an ion or atom of another element, मतलब कि कोई दूसरे एलिमेंट का आयन या फिर एटम क्या करेगा? उसको रिप्लेस कर देगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, displacement reaction is defined as the reaction in which an ion or atom in a compound is replaced by an ion or atom of another element। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाया था बच्चों, वो एग्जाम्पल यहाँ पे आप आराम के साथ लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में जब मैंने क्या मिलाया बच्चे? आयरन मिलाता हूं। मतलब कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का ये देखो, ये क्या है बच्चे? Cu। कॉपर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का आयन या फिर एटम क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। किसके थ्रू रिप्लेस होगा? दूसरे एटम, दूसरे एलिमेंट के एटम के थ्रू क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बन गया? FeSO4। और यहां पे आंसर बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा बच्चे? क्या बाहर निकल रहा है? फटाफट जरा दिमाग चलाओ, क्या बाहर निकलेगा? वेरी गुड, Cu बाहर निकल जाएगा। आप बोलेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी रेडॉक्स में? भाई रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अपने आप में क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। मैं बता रहा हूं आपको कैसे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपने सुना होगा कि Cu और ये SO4, ये जो दिख रहा है आपको SO4 और ये Cu, ये एक्चुअल में क्या होते हैं बच्चे? 2 + 2 - होते हैं। तो ये जो Cu वो 2+ होता है और SO4 पूरा का पूरा अगर मैं देखूंगा रिजल्टेंट तो ये -2 होता है। मुझे फिलहाल कॉपर में इंटरेस्ट है तो ये 2+ हो गया। और Fe क्या होता है बच्चे? Fe आपका यहाँ पे रूल नंबर 1 के हिसाब से 0 हो जाएगा। यहाँ पे Fe क्या होगा? ऑफकोर्स Fe 2+ हो जाएगा और सल्फेट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपके लिए? -2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉपर ऑफकोर्स आपके लिए 0 हो जाएगा। सल्फेट दोनों साइड -2 है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन कॉपर चेंज हो रहा है। कॉपर +2 से क्या बन गया? जरा चेक करो, +2 से बन चुका है 0। +2 से 0 का मतलब क्या हुआ? कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? आप बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब क्या किया होगा इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा, जो कि रिडक्शन में मदद करेगा। बोले समझ में आ रहा है? जबकि Fe जो है पहले 0 था, लेकिन उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और लूज करके आयन बनाया होगा, 2+ आयन बन गया और उसके बाद सल्फर के साथ में लिंक कर दिया उसने। तो जो Fe है उसने क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया बच्चे, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। सबको समझ में आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों आया पिक्चर में? अब एकदम पिक्चर क्लियर होगा मेरे ख्याल से आपके लिए कि डिस्प्लेसमेंट क्यों आया मार्केट में। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एग्जाम में आएगा तो आप बहुत सिंपल आंसर लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच एन आयन और एन एटम, आयन या फिर एटम किसी भी कंपाउंड का, इज रिप्लेस्ड बाय अगेन आयन और एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। जो आप एक पर्टिकुलर आयन ले रहे हो, एक पर्टिकुलर एटम ले रहे हो जिसको आप रिप्लेस करा रहे हो, तो कॉमन से मतलब रिप्लेस कौन करेगा, कोई दूसरा एलिमेंट का दूसरा एटम या आयन करेगा, चलेगा, जो हाईली रिएक्टिव रहेगा, नो डाउट, जो हाईली रिएक्टिव रहेगा। रिएक्टिविटी मैंने आपको पहले समझा दिया। और बाद में एग्जांपल बच्चे आप ऐसे ही दिखाना जैसे मैं दिखा रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन दिखाना मत, ये पूरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा दिखाना। आप अपने आप से दूसरा एग्जांपल भी बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर समझा दिया है। लिखते समय हमेशा पहला वाला जो कंपाउंड लिखेंगे उसमें लेस रिएक्टिव वाला कंपाउंड होना चाहिए, और दूसरा जो एलिमेंट लिखेंगे या आइटम लिखेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो रिप्लेस करेगा, अदरवाइज मालूम पड़ा कि रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना। कोई कंफ्यूजन है तो मेरे ख्याल से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है मेरा प्यारा सा एक कंटेंट जो था यहाँ पे खत्म हुआ। कोई कंफ्यूजन? चलो एक और थियरी वाला पार्ट बचा हुआ है जो कि स्टॉक नोटेशन। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ एक नया कंटेंट, ध्यान देना बच्चे। स्टॉक नोटेशन क्या होता है, इसको मैं रफ कर दूं, जरा मैं हट जाता हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल भी इस लेक्चर को देख देख के नोट्स बना रहे हैं तो लोग जल्दी से इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स में अपने एंट्री कर सकें। चलो इतना टाइम बहुत है आपके लिए, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा हो चुका है। अब मैं बात करने वाला हूँ अगले कंटेंट की तरफ जिसका नाम होगा स्टॉक नोटेशन। अब ये स्टॉक नोटेशन क्या है, ये भी एक छोटा सा थ्योरी था जो मैंने ऑब्वियस ये सब थ्योरी पार्ट को मैंने थोड़ा सा जानबूझ के होल्ड पर डाला था क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप खत्म कर चुके हो। ये सब टाइम पास है, कभी पूछते तो है नहीं कॉलेज के एग्जाम में, बहुत जगह पे तो कॉलेज के पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये डिलीट भी कर दिया गया है। इनफैक्ट आप पोर्शन उठा के देखेंगे तो ये सब आपको निकाल दिया गया है पूरा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपसे बोला है कि मैं हर एक कंटेंट करा के दूंगा, ठीक है, चाहे डिलीट हो चाहे नहीं हो, हर एक चीज आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बात करते हैं स्टॉक नोटेशन। ये होता क्या है, स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या है? ये नाम ही सुनकर कुछ अजीब लग रहा है। कोई नोटेशन है, कोई सिंबल है, क्या है ये? चलो दिखाता हूं मैं आपको क्या है ये, बहुत ईजी है। जब आप बात करते हो स्टॉक नोटेशन की, इसका मतलब आप बात कर रहे हो कि भाई जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, उस ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप रोमन न्यूमरल में लिख देते हो, रोमन न्यूमरल मतलब कि रोमन वाले पैटर्न में अगर आप लिखते हो तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। और इसकी शुरुआत किया था एक केमिस्ट जिसका नाम है, जो जर्मनी का रहने वाला था इनफैक्ट, ठीक है, अल्फ्रेड स्टॉक, और उसी के नाम पे ये नाम पड़ गया स्टॉक नोटेशन। अल्फ्रेड स्टॉक नाम का केमिस्ट था जिसने बच्चे क्या शुरुआत किया था कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली मेटल के लिए अप्लाई होता है। इस बात का ध्यान रखना, ये मेटल के लिए अप्लाई होता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है उसमें जो मेटल होगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल गया है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को आप क्या कर सकते हो, आप न्यूमेरल फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन वो न्यूमेरल फॉर्म किसमें होना चाहिए, रोमन का होना चाहिए। क्लियर है? आपको दिखाता हूं, मैं पहले एग्जांपल दिखाता हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पहले स्पेलिंग लिख देता हूं, बहुत से लोग कंफ्यूज क्या बोल रहा हूं मैं और क्या है। तो स्टॉक नोटेशन की मैं बात कर रहा हूं। स्टॉक नोटेशन किसने शुरुआत किया था, किसने शुरुआत किया था बच्चे, अल्फ्रेड स्टॉक ने। अल्फ्रेड स्टॉक नाम के केमिस्ट ने शुरुआत किया था। इसका क्या होता है इसके अंदर, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझना है। अगर कोई मेटल है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आप रोमन में दिखा देते हो, मतलब कि वो मेटल का नाम आ जाएगा या सिंबल आ जाएगा, सिंबल के बाद आप ऐसे 1 दिखा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मेटल और मैंने ब्रैकेट में ऐसे रोमन में 4 लिख दिया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। कुछ जा रहा है दिमाग में, इसका स्टेटमेंट कैसे होगा, क्या इसका शॉर्ट होगा, सब मैं लिखा के दूंगा। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग पहले समझ में आनी चाहिए क्या है ये। अब जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चे, आपके सामने मैंने लिख दिया AlCl3, AlCl3, मैंने बोला इसको तोड़ दो, इसको ब्रेक कर दो। आप बोलेंगे हाँ सर इसको ब्रेक करेंगे तो ये Al जो है ना मेरा 3+ बन जाएगा और Cl जो है ना मेरा 1- बन जाता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? देखो जरा, Al 3+ बन गया और Cl मेरा 1- बन जाएगा, हालांकि बैलेंसिंग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब AlCl3 के अंदर जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार Al का तो जो ऑक्सीडेशन नंबर वो +3 हो रहा है और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो रहा है। और मुझे बोला गया कि जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर को मैं किससे दिखा सकता हूं, रोमन फॉर्मेट में दिखा सकता हूं। मतलब इसका जो होगा आंसर स्टॉक नोटेशन में वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। जरा देख लो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे इसका, AlCl3 को जब मैं तोड़ूंगा तो आंसर बन जाएगा Al, ये 3+ है ना तो ब्रैकेट में दिखा दो भाई 3 और ये Cl-, इस तरह से दिखा दो। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को, कहीं पर भी किसी को डाउट है? आप ये एक बार नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसका मतलब ही हो गया ये अल्टीमेटली कि भाई ये क्या हो गया आपके लिए ये
3 हो चुका है, यहाँ पे 3 कर दो इस तरह से, मतलब इसको मैं ब्रेक करके नहीं दिखा, कैसे दिखा रहा हूँ, AlCl3 एरो लगा के Al3Cl3, ये 3 का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि ये 3 का मतलब है कि एल्युमिनियम 3+ बन चुका है, क्योंकि ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है। चलेगा, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे AuCl मैंने ले लिया। चलो दिमाग चलो जरा फटाफट, AuCl में क्या होगा बच्चे, AuCl में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर Au1 और Cl हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, कैसे लिख रहा हूं मैं, कैसे लिख रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है बच्चे। स्टॉक नोटेशन क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी मेटल का, अगर उसको आप रोमन फॉर्म में लिख देते हो तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। इसका आंसर जरा देखते हैं कि इसका थियरी क्या बनेगा। थियरी बच्चे कुछ नहीं है, बस यही जो मैंने बोला है उसी का स्टेटमेंट बना देना आपको। चलो दिखाता हूं मैं प्रॉपर एग्जांपल देके, ये तो अभी आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन चल रहा था, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको प्रॉपर आंसर कैसे लिखेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलो आपको मैं दिखाता हूं कि इसका स्टॉक नोटेशन कैसे हम लिखेंगे। स्टार्ट करें, चलो चलो तो स्टॉक नोटेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समय बचाने के लिए फटाफट मैंने सारी चीजें यहाँ पे सेट करके दी है आपके लिए। स्टॉक नोटेशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि किसी भी मेटल के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको आप अगर आप रोमन फॉर्म में लिख देते हो तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। लिखते समय आप याद रखना, पहले मेटल, उसके बाद आपका आएगा रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन नंबर इन अ ब्रैकेट, ठीक है। तो यही आपका पैटर्न होगा जिसको हम स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। कौन से केमिस्ट ने स्टार्ट किया था, आपको याद होना चाहिए, जर्मन केमिस्ट दैट इज अल्फ्रेड स्टॉक ने। चलो शुरुआत करते हैं, ये होता क्या स्टॉक नोटेशन, कैसे बताएंगे, इसके बारे में आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। सीधी सी बात है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का या एटम का, वो क्या दिखाता है कि भाई इस एटम का ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी आप बोलो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। एंड इज ऑल्सो डोनेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस आफ्टर द केमिकल सिंबल। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट आप मान सकते हो, ब्रैकेट इसको मानो, ठीक है। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको आप रोमन न्यूमरल में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आफ्टर द केमिकल सिंबल। चलेगा, केमिकल सिंबल के बाद तुरंत उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे विथ रोमन न्यूमरल। इस बात का ध्यान रखना, दिस रिप्रेजेंटेशन मतलब ये स्टॉक नोटेशन जो होता है इज कॉल्ड एज स्टॉक नोटेशन। मतलब ये जो आपने बोला अभी अभी, ये क्या माना जाता है बच्चे, स्टॉक नोटेशन हम इसको बोलते हैं। और ये जो स्टॉक नोटेशन है वो स्पेसिफाई क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाई करता है। एग्जांपल आपके सामने, जैसे कि Mn4+ है और O2 2- है, इसको आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे Mn4+ है, तो मतलब ये Mn मेटल है। अब इसका 4+ मुझे पता चल चुका है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा MnO2 2। चलेगा, देखो यहाँ पे हुआ कैसे बच्चे, एक बात जरा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4+ है, बोलेंगे सर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, नहीं बच्चे, इसका टोटल चार्ज के हिसाब से कम हो जाता है। आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे टोटल कितना है 4+ है। अब यहाँ पे देखो जो आपको बेस्ट समझ में आएगा, नीचे वाले में देखो, अब Cl कितना होता है, -1 होता है, तो -1 है तो इसका पूरा का पूरा 4 इसके पास जाएगा और इसका 1 इसके पास आता है, बराबर है। तो यहाँ पे SnCl4 मिल जाता है, ये Cl पूरा का पूरा 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, O2 है जो कि 2- चार्ज है, ये 1- होता ना, अगर इस तरह से 1- होता ना, तब ये पूरा का पूरा 4 किसके पास जाता है, इस O के पास जाता है, सीधी सी बात है। लेकिन ये कितना माइनस है, 2- है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 जो प्लस है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4 भले ही है, लेकिन जब रिएक्शन होगा तब बच्चे इसके पास सिर्फ O2 ही जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या होगा, उसकी बैलेंसिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये जो Mn4+ है, जब इसको आप O2 2- में रीड कराएंगे तो Mn का जो ऑक्सीडेशन है बच्चे वो 4+ होता है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, Mn4। 4 मतलब ये कौन सा 4 है बच्चे, ये 4 है जो स्टॉक नोटेशन के थ्रू मैं दिखाऊंगा इसका ऑक्सीडेशन, और ये O2 आपका वैसे का वैसे हो गया। बोलो समझ में आ रहा है, कोई डाउट है किसी को। Sn4+, तो ये Sn क्या है बच्चा, आपका एक मेटल है जो 4+ का दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, Sn का दिखा रहा है। हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट में लिख दिया आफ्टर द केमिकल सिंबल। और Cl4 वैसे का वैसे, Cl -1 होता है, इसलिए आप Sn में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, इसका 4+ का 4+ ही रहेगा, और Cl में खुद कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये 1- है। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर भी Mn4+ है, लेकिन इसका मतलब है कि ये 4 है तो ये पूरा का पूरा 4 आएगा, ऐसा नहीं समझना, इस बात को ध्यान रखना। जरा आपको स्टार मार्क करता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे नहीं तो। हालांकि मुझे इसमें डिटेल में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ इसके एग्जांपल को समझना है कि हाँ ये कैसे हो रहा है, कोई कंफ्यूजन है। एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, अगर नीचे जगह रहेगी तो एक और एग्जांपल जरा देख लो। एग्जांपल नंबर 3 जैसे मैंने ले लिया आपके लिए कि Al जो है मेरा 3+ है, और इसमें मैंने क्या मिला दिया बच्चे, Cl 3 टाइम्स मिला दिया। तो अब इसे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ Al 3 है तो ये 3 इसके पास जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये 3 इसके पास जा रहा है। पिक्चर क्लियर है, क्लियर है बच्चे। आप बोलेंगे सर इसके पास कैसे हुआ, तो इसके पास मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैं बार बार इसके पास क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। आपको मैं एक तरीका समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसका Cl का चार्ज कितना है बच्चे, -1 है, तो -1 × 3 कितना हुआ, -3, मतलब ये +3 हो गया और ये -3 हो गया, परफेक्ट मैच हो गया पूरा। यहाँ पे भी देख लो +4 और ये 1 - 4, परफेक्ट।
वैसे यहाँ पे देखो +4 है, तो यहाँ पे अगर आप 2 लेते हो तो 2 2 जा 4 -4 मिल रहा है कि नहीं, +4 -4, इसलिए MnO2 मेरा आंसर बन जाता है, क्योंकि इस केस को ये बैलेंस कर लेता है। क्लियर है, अभी क्लियर है पूरा। चलो AlCl3 कैसे करेंगे आप, आंसर कैसे लिखेंगे स्टॉक के फॉर्म में, तो Al यहाँ पे 3 लिख देना और यहाँ पे Cl3 लिख देना। कोई डाउट है, ये हो गया आपका स्टॉक नोटेशन का आंसर। बच्चे ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ऑलरेडी इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है डैनियल सेल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर डैनियल सेल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही हमें यहाँ पे सीखना है। तो जो अगला लेक्चर होगा वो अगेन एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है, जिसमें आप डैनियल सेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले, चलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे बच्चे क्वेश्चन पेपर मैंने भेजना स्टार्ट किया हुआ है, तो आप प्लीज़ Sovind_SIR सर, Sovind_ सर, इस आईडी को आप टाइप कीजिए टेलीग्राम चैनल पे जाके, टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको ये चैनल मिलेगा AAPC, दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, FYGC केमिस्ट्री टॉपर्स। इसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चन पेपर। जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन पेपर दे दिया है, अब उस क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पर यूट्यूब पे भी अब लाने का प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे जुड़े नहीं हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्ट में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस पेपर को पहले एक बार मैं यूट्यूब पे भी दिखा दूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं वहाँ से वो पेपर सॉल्व करें, और फिर उस पेपर का सोल्यूशन भी मैं रिलीज़ करूँगा, यूट्यूब पे ही, चलेगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो आपका प्यारा सा चैनल है ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। फिर आपके डिमांड पे जो आप डिमांड करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।